Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 8, दिलो जान दोस्त पुस्तक। दिलो जान दोस्त पुस्तक जिनके राइटर है, जिनके लेखक हैं मोहम्मद मांकड़, जिनके लेखक है मोहम्मद मांकड़। ठीक है, ये स्टोरी का प्रकार क्या है? ये स्टोरी का प्रकार क्या है? चिंतन। ये स्टोरी का प्रकार क्या है? चिंतन। इस चैप्टर का नाम क्या है? पुस्तक दिलो जान दोस्त, प्रकार है चिंतन और लेखक है मोहम्मद मांकड़। ठीक है, तो अपन ये डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे चैप्टर के साथ। ये चैप्टर के टाइटल का नाम हमने बहुत बार इंग्लिश में सुना होगा, दैट इज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, यही मतलब होता है दिलो जान दोस्त। दिलो जान दोस्त मतलब क्या होता है? बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, स्टार्ट करते चैप्टर के साथ। पुस्तक વિશે થોડું લખવાની ઈચ્છા થાય છે, પણ ઈચ્છા થાય છે ત્યારે કદાચ થોડું લખવાનું શક્ય નહીં બને। પુસ્તક શબ્દ યાદ આવતા જ એટલા બધા વિચારો ઉભરાવા માંડે છે, વાંચેલું, જાણેલું, અનુભવેલું એટલું બધું યાદ આવવા માંડે છે કે થોડું લખવાથી કદાચ સંતોષ નહીં થાય। અને બીજી વાત એ પણ છે કે गमे तेटलू लखीश तो पण संतोष नहीं थाय। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि बुक के लिए आज कुछ लिखने का मन हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपन किसी चीज़ को लिखने के लिए जाते हैं तो अपने लिखने का मतलब जोग ही नहीं बैठता है, मतलब क्या लिखने का चांस ही नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और पुस्तक के बारे में लिखने का तो ऐसा मन करता है जैसे कितना कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ा हुआ, कुछ दूसरों से सुना हुआ, कुछ खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ, इतना सब कुछ है बुक्स के लिए लिखने के लिए। और शायद थोड़ा बहुत लिखूँगा तो खुद को ही सेटिस्फाइड नहीं होगा कि कुछ रह गया, क्योंकि बुक्स के बारे में इतना कुछ है लिखने को। ठीक है, पुस्तक आधुनिक मानवीने आनंद आपनार कदाच सौथी मोटू, सौथी उमदा, सौथी शिष्ट साधन छे। तेनो आनंद अनेरो ज होय छे। उमर क्या में एनी मस्ती में लखेलू। मतलब क्या बोला है कि बुक्स है ना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है, मतलब उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, उसको रीड करने में एक अलग ही आनंद मिलता है। ठीक है, तो क्या बोला है इधर इंग्लिश में कुछ लाइन्स लिखी है किसी ने। Here with a loaf of bread, beneath the bow, a book of verse and thou beside me, singing in wilderness, a wilderness in paradise and all। मतलब क्या, जैसे कोई पोयम लिखते वैसे बुक्स के ऊपर कोई पोयम लिखी हुई थी, उसका एक पैरा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वेरान रन में, दरिया में, पहाड़ों में, गुफा में, जेल नी कोटड़ी में मानस ने जो पुस्तक मળી જાય છે તો જાણે નવી દુનિયા મળી જાય છે। दोस्तोयेव्स्की विषे क्यांक वाँच्युं हतुं के वेनिस शहर जोवा ए गयो त्यारे विक्टर हॉगोनुं प्रख्यात पुस्तक द मिजरेबल प्रकाशित थयेल। दोस्तोयेव्स्की नाम है किसी का। वेनिस जोवाना बदले होटलना रूम में भराई रहीने ल मिजरेबल, ये जो बुक का नाम था, वाँचवामां अठवाडियुं काढी नाख्युं। नेपोलियन रण मैदान में पण पुस्तक वाँचवानुं छोड़तो न हतो। यूरोपने घेलू लगाड़नार जर्मन महाकवि गेटेनी नवलकथा द सॉरोज ऑफ वर्धर नेपोलियन ने रण मैदान में वाँची हती। मतलब क्या, लोग इतने ज़्यादा क्रेज़ है, लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ है बुक्स पढ़ने का कि एक इंसान का नाम बताया दोस्तोयेव्स्की। वो है ना वेनिस घूमने गया था, लेकिन उसको एक बुक मिल गई ल मिजरेबल। वो उस बुक में वो इतना एंगेज हो गया कि वो है ना घूमने निकला ही नहीं, होटल में एक हफ़्ता बैठ के उसने सिर्फ वो बुक पढ़ी है। ठीक है, वो होटल से बाहर ही नहीं निकला, एक हफ़्ता बैठ के कुछ घुमा नहीं, सिर्फ वो बुक पढ़ी है। फिर एक और इंसान का नाम बोला है, जर्मन के कोई महाकवि थे जिनकी बुक नेपोलियन के एक इंसान ने रण मैदान, मतलब क्या, रण मैदान मतलब जो जिधर है ना यूजुअली है ना आर्मी ऑफिसर्स फाइट करते हैं ना, उसको रण मैदान बोलते हैं। तो बोले उधर वो बुक पढ़ी उनने। पुस्तक ने प्रक्षित लखवा बेसीए तो पार न आवे। मानस ने तेनी साथे एवी मोहब्बत है कि पुस्तक સાથે તે હસે છે,
રડે છે, ઉદાસ થઈ જાય છે, આનંદ પામે છે, પુસ્તકની હાજરીમાં પોતાની જાત સાથે વાતો કરવા લાગે છે અને પોતાની જાતને ક્યારેક તો मात्र पुस्तक પાસે જ તે ખુલ્લી કરે છે। पुस्तक आधुनिक मानवी માટે दिलो जान दोस्त है। मतलब क्या बोला है कि लोग पुस्तक में बुक्स में इतना घुस चुके हैं कि बुक्स में पढ़ते पढ़ते वो कभी रो पड़ते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंद लेते हैं उस चीज़ का, मतलब खुशी लेते हैं उस चीज़ की। तो क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे अपन मूवीज़ देखते हैं तो वो कुछ इमोशनल सीन आता है तो अपने आँख में आंसू आ जाता है, वैसे ही लोग खो जाते हैं। जो स्टोरी चल रही है वो स्टोरी में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे स्टोरी चल रही है, अगर खुशी के माहौल चल रहा है तो खुश हो दिखते हैं, अगर इमोशनल कुछ बात चल रही है तो एकदम रो पड़ते हैं। तो लोग बुक के अंदर कितना घुस जाते हैं वो बताया, ठीक है। और अपना कोई दुख है वो भी बुक के अंदर लिख के निकालते काफ़ी लोग। Oh, for a book and a shady nook, either indoor or out, where I may read all my ease, both of the new and old, for a jolly good book, whereon to look is better to me than gold। मतलब क्या बोला इसमें पूरे बुक के बारे में, दूसरी जो ये वही पोएम जो उसका दूसरा पैराग्राफ इसके अंदर दिया है, ठीक है। ये इंग्लिश पोएम है जो बुक्स के ऊपर एक लिया। इसमें ऐसा बताया कि बुक्स मेरे लिए एक सोने से भी बढ़कर चीज़ है, सोना गोल्ड से भी बढ़कर है बुक्स। उसमें इतनी वेल्थ है, इतनी अच्छी बुक्स अगेन, ठीक है। तो उसको रीड करके मतलब कुछ मन ही नहीं करता कि इधर बाहर भी जाए, सिर्फ वो बुक पढ़ते रहे। एंड वो मेरे लिए सोने से भी बढ़कर, सोने से भी कीमती चीज़ है। આ અંગ્રેજી લોકગીત માનસના પુસ્તક સાથેના સંબંધની અને તેના ઉમટકાની વાત કરે છે। એક પ્રજા તરીકે આપણને ગુજરાતીઓએ પુસ્તક સાથે પ્રેમ કરવાનું બહુ મોડું શરૂ કર્યું છે અને એટલે જ આપની પાસે આપના કહી શકાય તેવા સારા પુસ્તકો ગણ્યા ગાંઠ્યા છે। गुजरातीओए व्यापार पैसा में हिसाब में रस विशेष हो रह्यो छे। मतलब क्या बोला है कि ये जो अपने गुजरातीज़ है, गुजरातीज़ में ना बुक पढ़ना बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि गुजरातीज़ का मेन इंटरेस्ट पैसा कमाने में है, व्यापार करने, बिजनेस करने में, इन सब में मेन इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बुक्स पढ़ना तो बहुत लेट शुरू किया। इसके लिए उनकी अच्छी बुक्स तो बहुत गिनी चुनी अच्छी बुक्स है, ठीक है। गुजरातीओ चोपड़ा ने विशेष चौपड़ी करता चौपड़ा ने, चौपड़ी मतलब बुक्स और चौपड़ा मतलब जो बिजनेस की बुक्स होते हैं ना उसको चौपड़ा बोलते हैं, मतलब क्या अकाउंट्स। चौपड़ा ने विशेष चाहे छे। एटલું જ નહીં, તેનું પૂજન ચોપડા પૂજન પણ બહુ અદબથી કરે છે। ચોપડી વસાવવામાં અને વાંચવામાં કશુંક દેવું પડે છે। ગુજરાતીઓને લેવામાં વિશેષ રસ પડે છે, એટલે જ ચોપડો તેમને બહુ પ્રિય હોય છે। છતાં ગુજરાતીઓમાં પુસ્તકના પ્રેમીઓ નથી એવું નથી જે છે તે કદાચ બહુ ઉગ્ર અને उटकट छे। मतलब क्या बोला है कि गुजराती को है ना चौपड़ी से ज़्यादा चौपड़ा मतलब जो अपन चौपड़ा पूजन नहीं करते दिवाली पे, मतलब क्या अकाउंट्स की जो बुक्स, जो बिज़नेस के अकाउंट्स अपन हैंडल करते हैं, तो बोले उनको बिज़नेस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उनको कुछ चीज़ देने से ज़्यादा लेने में मज़ा आती है, ठीक है। तो वो क्या बोला, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते गुजरात में ना कुछ अच्छे लेखक या अच्छे बुक रीड करने वाले है ही नहीं। काफ़ी अच्छे कवि हैं गुजरात में, काफ़ी अच्छे लेखक भी है। एकदम कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, कुछ बहुत बहुत अच्छे लेखक और कवि भी गुजरात के लोग हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है कुछ पढ़ने का, कुछ लिखने का, ठीक है। कैनेडाना एक प्रोफेसर मार्शल मैकुल्हान कहे छे कि थोड़ा वर्ष पछी मानस तेनी पुस्तक वांचननी टेव छोड़ी देशे, कारण के सिनेमा, रेडियो, टेलिविजन जेवा मास मीडिया साधनों तेने पुस्तक करता ओछा समय में वधारे आनंद अने वधारे माहिती आपी शके छे। यूरोप अने अमेरिका में बीजा पण घणा माणसो आवुं ज माने छे। त्यारे विचार थाय छे कि पुस्तक विनानी दुनिया केवी हशे। मतलब ये जो लिखा है वो बहुत पहले लिखा हुआ है, जब इतना ट्रेंडिंग नहीं था। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, रिपोर्टिंग, टेलीविजन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, गूगल, इन सब जगह से इतना इन्फो मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट मिल जाती है। मतलब अभी कोई
पूरे वर्ल्ड में किधर क्या हुआ है वो 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में हर जगह न्यूज़ वायरल हो जाती है। मतलब बुक्स के वाया तो इंसान जब बुक्स लिखेगा फिर उसमें पढ़ेगा। आजकल तो हर पहले तो क्या हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री लोगों के पास बुक्स के वाया पहुंची। आजकल तो कुछ भी होता है वो तुरंत के तुरंत फोटोग्राफ्स, व्हाट्सएप इमेजेस, इंस्टाग्राम, ये सब जगह सोशल मीडिया इतना हाइप हो गया है कि हर चीज़ एक झटके में विद इन सेकेंड्स पता चल जाती है। तो लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अगर ये सब हट गया, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के लोगों को क्या लगता है कि थोड़े टाइम के बाद बुक्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। तो लोगों को क्या लगता है अगर बुक्स ही नहीं रहेगी तो उसके बिना की दुनिया कैसी होगी। ठीक है। मानस शिकार करतो हतो, હોંકારા પડકારા કરતો હતો, નાચતો હતો, બહાદુરીના નારાઓ લગાવતો હતો, ખેતી કરતો હતો, ગીતો ગાતો હતો, એકાંતમાં જઈને ધ્યાન ધરતો હતો, પોતાને મળેલું જ્ઞાન બીજાને આપવા માટે ઉત્સુક થઈ જતો હતો। ત્યારે તેની પાસે પુસ્તક નહોતી। પુસ્તક વિનાની એ દુનિયામાં થોડા નારાઓ હતા, થોડું સંગીત હતું, થોડા શ્લોકો હતા, થોડા મંત્રો હતા, પણ એ બધાને પોતાના ખિસ્સામાં સંગરી શકે તેવી કોઈ ચીજ નહોતી। માણસને અકળામણ હતી, પણ તેના રહસ્યને, તેના હૃદયની ઉર્મિઓને કાયમ માટે ધપકતા રાખીને સંગરી શકે તેવી કોઈ વસ્તુ તેને હાથ લાગતી નહોતી। માણસની એવી સદીઓની અકળામણ, उत्कटता, झंखनाना परिणाम रूपे पुस्तक नो जन्म थयो हतो। मतलब पहले क्या होता था, ये बहुत पहले की बात की जब बुक्स नहीं थी, तो क्या बोला कि लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत श्लोक्स होते थे, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन वो बातें कब तक याद रखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा अब मैं कोई बात आपको बोल रही हूँ तो जितना मुझे पता है मैं सब कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। तो जनरेशन टू जनरेशन कितना डिलीवर कर करके करेंगे। तो उनको बहुत घुटन होती थी इस बात से कि क्यों हम हमारी नॉलेज किधर डिलीवर नहीं कर पाते प्रॉपरली, कितना, और इंसान की याद शक्ति होती कितना याद रख पाएगा। तो उस चीज़ से बुक का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि बुक हुई तो उनको सब कुछ, जो अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनको पता थी, श्लोक थे, संगीत था, सब कुछ वो संग्रह, मतलब सब कुछ इकट्ठा करके कलेक्शन करके रख सकते थे बुक्स के अंदर। क्लियर। तो ये बुक्स कलेक्शन है उनके संगीत का, उनके श्लोक्स का, उनकी नॉलेज का, सब कुछ का। ठीक है। तो उससे बुक्स का इन्वेंशन हुआ। ये पुस्तक नामनी वस्तु जो भविष्य में नहीं होए तो त्यारे मानस पासे कदाच केटलूक नहीं होए। पुस्तक एक विस्मयकारक वस्तु छे। तेनी भौतिक शरीर होय, तेने भौतिक शरीर होय छे अने तेने आत्मा पण होय छे। क्लेवर विचारों, લાગણીઓ, ધબકારા, જ્ઞાન, માહિતી કંઈક એટલું એ સંયોજિત થઈને તેમાંથી પુસ્તક બને છે। તેની સાથે તમે વાતો કરી શકો છો, હસી શકો છો, રડી શકો છો, સફર કરી શકો છો, દરિયા પાર, અવકાશમાં, ધરતીના ઊંડાણમાં, ઈચ્છા પડે તો ત્યાં જઈ શકો છો। पुस्तक एक जादुई दीवो है। मतलब पुस्तक के साथ तुम हंस सकते हो, रो सकते हो, इनफैक्ट तुम पूरा इमेजिन कर सकते हो वो जिधर की बात करे पूरा उधर ऐसा लगता है जैसे उधर ही अपन खड़े हैं। इतना रियलिस्टिक होता है, इतना ज़्यादा अपन सोच जो पढ़ रहे हैं वो पूरा सोच इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या बोला है, उंदरना बच्चा 2 કે 3 અઠવાડિયામાં जन्मे છે, हाथीનું बच्चું 18 મહિને जन्मे છે। पुस्तकने जन्म लेता सदियों लागे छे अने एटले ज ए कदाच सदियों सुधी जीवसे। मतलब क्या बोला है, दूसरे बताया कि जो माउस का बच्चा होता है वो 3 वीक्स में बॉर्न हो जाता है, जो हाथी का बच्चा होता है वो 18 मंथ्स लगते हैं उनको बॉर्न होने में, लेकिन बुक्स को बॉर्न होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए। इसलिए शायद वो लंबा जितना टाइम उसको बॉर्न होने में लगा उससे तो ज़्यादा ही वो जिएगा। ऐसा होता है ना, अगर 9 महीने अपने इंसानों को जन्म लेने तो 9 महीने से तो ज़्यादा इंसान जीता है, मतलब उनका 80 साल की उम्र होती है कम से कम। तो बोले जितना महीना जीने बॉर्न होने में लगा उससे तो ज़्यादा ही महीना उसको उसकी लाइफ होगी। इसलिए उसको लेखक को ऐसा लगता है कि पुस्तक की लाइफ भी बहुत लॉन्ग है। मानस शब्दों बोलता सीख्या, पोताना विचारों व्यक्त करता सीख्या, पछी ए विचारों ने लागणीओने संग्रही राखवानी, बीजा सुधी पहोंचाडवानी इच्छा તેને થવા લાગી। તેને ચિત્રલિપિ શરૂ કરી। મેસોપોટેમિયા, સિરિયા, ઇરાક અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં આજથી લગભગ 6-1 હજાર વર્ષ પહેલાં માણસે મિટ્ટીની ઈંટો જેવી
પ્લોટોમાં લખેલી એક ચિત્રલિપિ મળી આવી છે, પરંતુ માણસની आकांक्षाओं संतोषी सके तेवू ये माध्यम नहोतुं। मतलब क्या बोला कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, ड्रॉ करते थे या मिट्टी में लिख देते थे, लेकिन क्या वो लंबे टाइम तक रह सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। और क्या उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इतनी वाइड इन्फॉर्मेशन तुम कितना लिख लिख के मिट्टी पे लिख सकोगे? ठीक है, वो मिट्टी किधर किधर तक संग्रह के रखो, किधर किधर संभाल के रखोगे? ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया, सीरिया और इराक, ये सब इसके आजू बाजू की जितनी भी कंट्रीज़ थी, इधर आज भी मतलब आज भी देखने मिलता है कि 6000 ईयर्स पहले की मिट्टी पे लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इतिहासकारो कहे छे कि त्यार पछीना समयमां दरियाखेडू फिनिशियोनोए शब्दों ने अक्षरों में विभाजित करीने तेने संगरवानुं शरू कर्युं। आ वधु मोटो फेरफार हतो। फिनिशियन बंदर बाइब्लोस में एक शिलालेख में आ प्रकारनुं मूळाक्षरवाळुं लखाण हजी पण जोवा मळे छे। पछी ग्रीक लोकोए मूळाक्षरोने अपनावी लीधा। कहे छे कि फिनिशियनो पासे व्यंजनो ज हता, च ख प ल ब जेवा। तेमां ग्रीक लोकोए स्वरो उमेर्या अने अर्थ वधु स्पष्ट थयो। ચોખ્ખા પાલી બે અલબત્ત કાના માત્રાની આ રીત તો ઘણી મોડી અમલમાં આવી અને એ જ સર્વોત્તમ છે। मतलब क्या बोला पता है? अपने में स्वर होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब क्या होता है कि जो क ख ग घ ये सब व्यंजन होता है। स्वर मतलब क्या होता है? अ ई स्वर होता है। तो बोले कि किसने, फिनिशियर लोग थे ना, उन्होंने व्यंजन निकाला, ग्रीक के लोगों ने स्वर निकाला, एंड इन सबको मिक्स करके जो मात्रा वात्रा है वो ही प्रॉपर लैंग्वेज मानी जाती है। भाषानो विकास बहु झड़पथी थई रह्यो हतो त्यारे दुनियाना जुदा जुदा भागोमां वसती ए वखतनी संस्कारी मनुष्य जाति पोतानी विकसती भाषा ने लखाण में मूकवा माटे अखतराव करी रही हती। मिट्टीना टेब्लेट्स, शिलालेखों, भीतचित्रों, झाड़नी चाल में शोध खोद चालू हती। लगभग 4500 वर्ष पहला मिस्रवासीओए एक नवी वस्तु शोधीने लेखननी बाबतमां क्रांतिकारी फेरफार कर्यो। नाइलना फळद्रुप प्रदेशमां थता पेपरीस नामना છોડમાંથી તેમને લખી શકાય તેવો ચપટો પદાર્થ બનાવ્યો। કાગળ માટે વપરાતો પેપર શબ્દ કે પેપરીસ ઉપરથી આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે। मतलब क्या कि उधर के लोगों ने पेपरिश करके एक वो पत्ता था उसको फ्लैट किया एकदम और उसके ऊपर लिखना शुरू किया। ये पेपरिस से ही पेपर वर्ड आया है। ठीक है, पेपरिस ऊपर लखाण लखीने तेने गूंचड़ू वालीने एक गूंचड़ा साचवी राखवामां आवता। मतलब क्या, उसको फोल्ड करके वो फोल्ड भाल के रखते थे, वो फोल्ड किए हुए पेपर्स को संभाल के रखते थे। आपना जूना टिप्पणा अने जूना दस्तावेजो एना अवशेषों छे। मतलब वो एग्जाम्पल से अपने जो बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते, दस्तावेज मतलब प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो हमेशा उस टाइप के पेपर्स पे ही लिखा हुआ होता था। पेपिरसना विंटलाओ आ गुंजडाना एक छेड़े गोड़ लाकड़ी रहती अने तेने धीमे धीमे उखेड़ीने वांचवामां आवतुं। तेमां घणी कड़ाकूट हती, छतां वर्षो सुधी आ पद्धति अमलमां रही। ईसुनी पहली सदीमां एलेक्जेंड्रियानुं शाही पुस्तकालय नाश पाम्युं त्यारे तेमां आवा 7 लाख गूंजड़ाओ वींटेला हता। ए वात उपरथी तेना व्यापनो काई ख्याल आवी शके। तुमने पुराने देखा होगा, रामायण महाभारत इन सब में भी है ना, जो तुमको दिखेगा कि है ना एक लकड़ी होती है, लकड़ी पे पेपर फोल्ड किया होता है, फिर डोरी बांध देते हैं, वो डोरी खोलते हैं और फिर धीरे धीरे वो पेपर को लकड़ी में से वो निकालते हैं। ठीक है, तो उसको पूरा ऐसे फोल्ड किया होता है। ऐसे बहुत सारे पेपर्स देखने मिलते थे पहले, क्योंकि पहले वही कितने साल तक वही चीज़ चली, पेपर तो बहुत बाद आया। ईसुनी प्रथम सदी में प्रथम वर्षे
પેપિરસના વીંટાલાઓ ઉપર લખાતું હતું, ત્યારે બીજી તરફ એશિયા માઇનોરના કેટલાક લાઈઓ લખવા માટે વાંસના ઘેટા કે બકરાના કમાવેલા ચામડાનો ઉપયોગ કરતા હતા. પાર્ચમેન્ટ તરીકે ઓળખાતી આ સામગ્રી પેપિરસ કરતાં વધુ ટકાઉ અને સાનુકૂળ હતી. તેનો ઉપયોગ दिन प्रतिदिन વધવા લાગ્યો. मतलब क्या बोला है कि पेपिरस से ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया कि ना गाय के बच्चों के, घेटे के या बकरा के जो स्किन होती है वो स्किन से अच्छे वो टिकाऊ होते थे. वो टिकाऊ चीज़ पे लिखना प्रीफर करता, वो बहुत टाइम तक चला. ઈસુની પ્રથમ સદીના પ્રથમ વર્ષે કે ત્યાર પછી થોડા વખતે એક રોમન લૈયાએ જુદા જુદા પાર્ચમેન્ટને એકસાથે રાખવા માટે તેની એક બાજુના ભાગને સીવી લીધો. આ સીવેલો ભાગ પુસ્તકની પીઠ બન્યો અને આ રીતે कदाच पहलू पुस्तक अस्तित्व में આવ્યો. मतलब क्या बोला है कि यीशु की जो प्रथम सदी थी, मतलब प्रथम सदी मतलब जो फर्स्ट 100 ईयर्स थे, उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, एक रोमन ने क्या किया कि बहुत सारे पेपर्स को सील दिए और उसके बाद उसका बेस बनाया. तो ऐसे ही पुस्तक बनी होगी, बहुत सारे पेपर्स को अक्यूमुलेट करके ही बुक बनती है ना, शायद ऐसे ही बुक बनी होगी. કહે છે કે ઈરાનના અને આર્ય લોકો પણ લખાણવાળા ચામડાના ટુકડાઓને એકસાથે પોશતમાં રાખવાની આવી કલા જાણતા હતા અને તેમાંથી જ પોથી पुस्तक नाम उतरी आवेल छे. मतलब क्या बोले, ईरान के लोग भी है ना, जो चामड़ा मतलब जो स्किन होती थी एनिमल्स की, उसको एक साथ संभाल के रखते थे. फिर उन लोग ने उसको क्या क्या बोलना शुरू किया, पौष्टक बोलना शुरू किया, फिर पौष्टी बोलते थे, फिर पोथी बोलते थे और लास्ट में उसका नाम पुस्तक बन गया. ठीक है. આવી રીતે બનેલ પુસ્તક પહેલાં પેપિરસના વીંટેલાઓ કરતાં ચોક્કસપણે વધુ સરળ અને અનુકૂળતાવાળું હતું. સામાન્ય માનવ જાતિ જ્યારે અંધકાર યુગમાં આથડતી હતી ત્યારે સાધુઓ, આશ્રમવાસીઓ, પાદરીઓ, ધર્મગુરુઓ, સાઉડીના ધારદાર પિંચીની કલમ द्वारा आवा पुस्तकों में ज्ञान न संग्रह करता रहता था. मतलब जब एक बार पुस्तक बनी उसके बाद ये जो साधु है, गुरु है, धर्म गुरु है, इन सब ने अपने जितने भी ज्ञान है उनको संग्रह मतलब उनको इकट्ठा करके पुस्तक में डाला है. ठीक है. ये दरमियान पुस्तकनी बाबत में अचानक ज एक मोटी क्रांति आई. चीन में ए वखते रेशमना વીંટાળીઓ में લખવાનો रिवाज હતો. ત્સાઈ લુન નામના એક ગૃહસ્થને આ રીતે રેશમનો દુરુપયોગ થાય છે તે વાત ખૂંચી. કહે છે કે તેને હોતી નામના ચીનના શહેનશાહ પાસે જઈને રેશમ કરતાં અનેક ઘણી સસ્તી અને છતાં વધુ સારી સામગ્રી તૈયાર કરી આપવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. શહેનશાહે તેને છૂટ આપી અને ત્સાઈ લુને ચિત્રા ઝાડની ચાલ, માછલા પકડવાની તૂટી ગયેલી ઝાડ જેવા કચરાને પલાળીને ચૂંદીને તેમાંથી માવો તૈયાર કર્યો અને ટીપીને તેમાંથી કાગળ, ખરબચડા પુઠ્ઠા જેવો તૈયાર કર્યો. આમ 105માં અરસામાં પુસ્તકની કથામાં કાગળ દાખલ થયો. આ એક અદ્ભુત ક્રાંતિકારી દૂરગામી પરિણામનો નિપજાવનારી શોધ હતી અને 500-600 વર્ષ સુધી તેના રહસ્યની ખબર ચીન અને તેના પાડોશી દેશો સિવાય કોઈને નહોતી. કાગળ માટે મધ્ય પૂર્વમાં અને દક્ષિણ યુરોપના બધા જ સંસ્કૃત દેશો હોશિયાર હતા. मतलब क्या बोला है कि ना एक बार एक इंसान ने चीन के शहंशाह को बोला कि ये जो रेशम के ऊपर अपन लिखते हैं, रेशम के कपड़े के ऊपर अपन लिखते हैं, इससे बेटर ऑप्शन मुझे ढूंढना है, क्या मैं ट्राई करूं? तो शहंशाह ने परमिशन दी. तो उसने ट्राई करके कुछ के ना कार्डबोर्ड जैसा पेपर कैसा होता है उस टाइप का पेपर बनाया. कुछ 500-600 साल तक वो पेपर चला एंड चीन और उसके आजू बाजू के देश को पता था और किसी को भी नहीं पता था कितने लोग उसके होशियार मतलब उनके पास खबर भी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है. उनके पास ऐसा कोई पेपर नहीं था.
ત્યાર પછી એક કાગળ બનાવનાર ચીનો આરબ લોકોના હાથમાં પકડાઈ ગયો અને પરિણામે કાગળનો સफ़ेद जादू બધા દેશોમાં झड़पથી फैलाई गयो। मतलब क्या, एक बार एक अरब ने वो चीन का जो इंसान पेपर बनाता था वैसे कोई इंसान को पकड़ लिया एंड उसके बाद वो पेपर कैसे बनता है वो सब जगह फैल गया। जेवुं कागળ બાબતમાં બન્યું એવું જ કલમ બાબતમાં પણ બન્યું। તેમાં પણ ક્રમે ક્રમે ફેરફારો થતા રહ્યો। વતરણ, કિત્તો, કલમ પણ પછી તેમાં જ ફેરફારો થયા। હોલ્ડર, પેન, બોલ પેન, સ્કેચ પેન તેને પુસ્તક સાથે ખાસ સંબંધ રહ્યો નહીં, કારણ કે પુસ્તક એક તબક્કે હસ્તલિખિત મટીને છાપેલું બની ગયું। આવા છાપેલા પુસ્તક માટે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની શોધ કરવાનું મહાન જોહાન ગુટેનબર્ગ નામના એક જર્મનના ફાળે જાય છે। ગુટેનબર્ગે શોધેલા ટાઈપ અને પ્રેસ આજના જેવા નહોતા, છતાં તે શોધની પુસ્તક સારા લયોના હાથમાંથી સીધું યંત્ર ઉપર ચાલ્યું ગયું। કહે છે કે બાઇબલની 190 નકલ છાપતા ગુટેનબર્ગને 3 વર્ષ લાગ્યા હતા, પણ છતાં તેની અસર એટલી જબરી હતી કે તેની શોધના પરિણામે પુસ્તકની કિંમત एकाएक 80% घटाडो થઈ गई હતી। मतलब ये इंसान ने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, लेकिन क्या बोलते हैं, जो पहले जो पेपर बनाना था वो हाथ से बनाते हैं, फिर इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, उसमें छपती थी, मतलब कॉपी होता था। ठीक है, तो आज के जैसे तो नहीं थे यंत्र, आज के जैसे तो मशीन्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कितने कॉपीज़ निकलवाए थे बाइबल की 190 कॉपीज़ निकलवाई थी गुटेनबर्ग में, और उसको 3 साल लग गए थे। उसके बाद तो हर जगह यूरोप वालों ने प्रिंटिंग प्रेस भेजने शुरू कर दिए थे। ठीक है, यूरोप के सब देशों में प्रिंटिंग प्रेस ધમધોકાર ચાલવા લાગ્યા હતા। આંકડાઓની રીતે વિચાર કરીને તો 16મી સદીમાં લગભગ 5.25 લાખ પુસ્તકો છપાઈને તૈયાર થયા હતા। 17મી સદીમાં એ આંકડાને વધીને 12.5 લાખ પહોંચ્યા। 18મી સદીમાં 20 લાખ અને 19મી સદીએ 80 લાખ અને 20મી સદી એટલે કે આજે દર વર્ષે लगभग 5 लाख पुस्तकों प्रेसમાંથી છપાઈને બહાર આવે છે। पहले तो पूरे 100 साल में इतनी होती थी, अब एक साल में 5 लाख बुक्स बन के आती है। गामे गाम અને ઘરે ઘરમાં ફેલાઈ ગયેલ મનુષ્યોનો આ મિત્ર શું ખરેખર અમુક વર્ષો પછી નાશ પામશે? શિકાર જતા તીરોનું મહત્ત્વ ન રહ્યો, ટ્રેક્ટર આવતા કોદાળી કે હળનું મહત્ત્વ ઘટી ગયું। એમ ભવિષ્યની ઝડપી દુનિયામાં રેડિયો, ટેલિવિઝન અને એથી પણ નવા કોક ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો સામે પુસ્તક હારી જશે। માણસને જ્ઞાન વિज्ञान માટે, आनंद અને आराम માટે પુસ્તકની જરૂર नहीं रहे। मतलब क्या बोला है कि जैसे ट्रैक्टर आने के बाद जो अपने यूज़ करते थे ना, जो प्लोइंग के लिए यूज़ होते, प्लोइंग मटेरियल्स होते हैं, उसका काम बंद हो गया क्योंकि ट्रैक्टर आ गया था। तो ऐसे ही क्या नई टेक्नोलॉजी आने पे बुक्स का यूज़ कम हो जाएगा। क्लियर? ભવિષ્યની દુનિયા કેવી હશે તે આપણને જાણતા નથી, પણ અત્યારના સિનેમા, રેડિયો, ટીવી કે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો સામે પુસ્તક હારી જાય અને લુપ્ત થઈ જાય એમ લાગતું નથી। રેડિયો, સિનેમા કે એવી બીજી વસ્તુઓ તમને આનંદ આપી શકે છે, માહિતી આપી શકે છે, પણ પુસ્તકનો આનંદ અને પુસ્તકમાંથી મળતું જ્ઞાન એક અનોખી પોતાની જ વિશેષતા ધરાવે છે। પુસ્તકના વાંચી લીધેલ પાના ફેરવીને માણસ તે ફરી વાંચી શકે છે અને તેનો આનંદ માણી શકે છે। વાંચનમાંથી પોતાને મનગમતા ચિત્રો કે ઊભા કરી શકે છે। એક પ્રસંગ કે માહિતી વાંચીને પોતાના જીવનમાં બનેલ કોઈક એવા કે એનાથી તદ્દન ભિન્ન એવા પ્રસંગથી સ્મૃત માની શકે છે। આવું આજના બીજા કોઈ સાધનમાં શક્ય નથી। પુસ્તકનો વાચક ઈચ્છા પડે ત્યાંથી
પુસ્તક વાંચી શકે છે અને વાંચવાનું બંધ કરી શકે છે. એક જ પુસ્તકમાંથી ભિન્ન ભિન્ન સ્તરના વાંચકો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો આનંદ અનુભવી શકે છે. એ જ રીતે એક જ માણસ તેની જુદી જુદી મન સ્થિતિમાં એક જ પુસ્તકમાંથી જુદા જ પ્રકારના આનંદ કે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. કેટલાક પુસ્તકો એવી ખાનો જેવા હોય છે જેમાંથી દરેક વાંચન વખતે નવા અર્થો, નવા સંદર્ભો, नवो ज्ञान, नवो आनंद और नवो संतोष મળે છે. बोले पता नहीं, बात का तो पता नहीं, लेकिन आज जो रेडियो टेलीविज़न है, बात की टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं, लेकिन आज जो रेडियो टेलीविज़न है भले वो चलता है, वो खुशी देता है, उससे मज़ा आता है, लेकिन पुस्तक जितना आनंद उसके अंदर नहीं है. और उसको देख के तो नहीं लग रहा कि पुस्तक इतना जल्दी निकल जाएगा, बट पता नहीं आगे कुछ भी हो सकता है. और क्या बोला कि पुस्तक पढ़ने का एक अलग ही आनंद है. उसके अंदर जो अपनी फीलिंग्स है, कोई हर अलग अलग इंसान अलग अलग फीलिंग्स अनुभव करता है. क्या बोला है, पुस्तक कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है. एक ही पुस्तक बार बार अलग अलग लोग भी पढ़ सकते हैं और एक ही इंसान बार बार भी पढ़ सकता है. ठीक है, उसमें हर टाइम हर इंसान को एक नया ज्ञान, नया मोरल, नया आनंद, नया सेटिस्फेक्शन सब कुछ मिलता है. આવી સદાબહાર ચીજ અત્યારે તો બીજી કોઈ શોધી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ વર્ષો સુધી કદાચ શોધશે નહીં. આનંદ અને જ્ઞાનના બીજા માધ્યમો વપરાશ માટે થતી ગથ્થાબંધ ચીજો જેવા છે. પુસ્તક જ માત્ર એકાંકી માનવીનો સાચો સાથીદાર છે અને હજી કદાચ સદીઓ સુધી રહેશે. मतलब क्या बोले कि अभी लगता नहीं कि पुस्तक जैसे कोई चीज़ और भी ढूंढने में आएगी. पुस्तक ही इंसान के सबसे बेस्ट फ्रेंड है. વિજ્ઞાન યોશિદા કેનાકે સાચું કહ્યું છે, દીવાની પાસે એકલા બેઠા હોઈએ અને સાથે પુસ્તક હોય એના જેવો આનંદ દુનિયામાં એકેય નથી. मतलब उन्होंने क्या बोला कि लाइट्स हो, मतलब लैम्प लाइट भी हो भले और हाथ में बुक हो, तो उसके जितना अच्छा खुशी, आनंद, फन कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो ये पुस्तक का इम्पोर्टेंस पढ़ा, पुस्तक का इन्वेंशन कैसे हुआ, पुस्तक ये दुनिया में कैसे आई, कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे, कैसे प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर्स छपे गए, कैसे कैसे कोट्स थे, कैसे इंग्लिश के पोएम के वाया चीज़ें बताई गई. ये सब इस चीज़ के अंदर, ये चैप्टर के अंदर बहुत डिटेलिंग वाला चैप्टर था. ठीक है, सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस चैप्टर हियर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पोएम द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.